Powered by i10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। पिछले 6 दिन में उनका ये दूसरा कश्मीर दौरा है। इससे पहले वो 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। भाजपा ही इस वादे को पूरा करेगी। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री ने और भी बहुत कुछ कहा। 3 सबसे खास बातें उसकी जान लेते हैं। पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन 3 खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा। इनके कारण ही यहाँ के युवा तरक्की नहीं कर पाए। ये पहला आरोप प्रधानमंत्री का। दूसरी बात ये कही कि कांग्रेस के उत्तराधिकारी ने विदेश जाकर के कहा कि हमारे देवी देवता भगवान नहीं हैं, ये हमारी आस्था का अपमान है, कांग्रेस को इसके लिए दंड देना चाहिए। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के पाकिस्तान बहुत उत्साहित है। वहां इन दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बहुत खुश हैं। पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान का एजेंडा है, ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ये बात क्यों कही, ये समझने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान जानना जरूरी है। 19 सितंबर को वो पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A जब लागू किया गया था तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला सत्ता में थे। अब ये दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इलेक्शन में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? जवाब में ख्वाजा आसिफ बोले कि मेरा ख्याल है कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों की मौजूदगी बहुत मजबूत है। बहुत चांस है कि वो सत्ता में आएं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान आते ही इधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के निशाने पर आ गई। एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और एनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। बीजेपी के इन हमलों के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये कौन है ना? ख्वाजा आसिफ डिफेंस, ये कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए।
उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा वादा है, कांग्रेस का वचन है, कांग्रेस की गारंटी है कि हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी फर्स्ट और टॉप प्रायोरिटी की है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, कांग्रेस ने राज्य का दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को, वो हम फिर वापस करेंगे। ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक अमेरिकी कोर्ट ने भारत को सम्मन भेजा है। सम्मन खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों से जुड़ा है। पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर के अमेरिकी कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इसी सिलसिले में यह सम्मन भेजा गया है, जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं। न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सम्मन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व राव प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी बताए जा रहे निखिल गुप्ता का नाम है। सम्मन में कहा गया है कि भारत सरकार और अन्य नामित लोग 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करें। अमेरिकी कोर्ट के सम्मन पर भारत ने भी जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के सिविल मुकदमे में भारत सरकार को अमेरिकी अदालत की ओर से भेजा गया समन पूरी तरह से अनुचित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि जब ये मुद्दा पहली बार हमारे सामने आया था तो हमने इस पर कार्रवाई की थी। इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति काम कर रही है। ये पूरी तरह से अनुचित मामला है। पन्नू के इतिहास के बारे में सबको पता है। वो एक गैर कानूनी संगठन से जुड़ा है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। भारत सरकार ने उसे 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वे सालाना क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। अगली सुर्खी है, भारत को ISIL और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से खतरा है। ये दावा किया है दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। उन्होंने कहा है कि ये खतरे जम्मू कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय आतंकवादी गुटों से जुड़े हैं। ये टिप्पणी FATF ने 19 सितंबर को जारी की गई म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में की है। 368 पन्नों की रिपोर्ट में इस टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग ने कहा है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो सिस्टम अपनाए गए हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम का पता लगाने के लिए 40 इवैल्यूएशन पॉइंट्स को मापा गया। इसमें से 37 में भारत को पूरी तरह से या काफ़ी हद तक उनका पालन करता पाया गया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।